बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आज का प्रोग्राम गंदम के बारे में है और गवर्नमेंट की तरफ से टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त मुहिम चल रही है कि गंदम को ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, और उसके साथ साथ कोई लॉलीपॉप भी दिए जा रहे हैं, लेकिन असली बात छुपाई जा रही है और वो ये है कि गंदम की कीमत क्या होगी। इस सवाल का कोई आदमी जवाब नहीं दे रहा। आज के मेरे मेहमान हैं माहिर अजनास जनाब आसिफ सद्दू साहब। आसिफ साहब, यू वेलकम। थैंक यू सर। और आज हमने आपसे रहनुमाई लेनी है कि मेरे जो किसान भाई गंदम लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार वो कैसे ले सकते हैं, और कुछ सवालात हैं गंदम के बारे में कि लोगों ने गंदम लगाई और सही तरीके से उसकी जर्मिनेशन नहीं हुई, उस हालत में क्या करना है, या जर्मिनेशन हुई है तो फसल मरना शुरू हो गई है, उसके बारे में हमने आपसे पूछना है कि वो लोग क्या करें। लेकिन आगे चलने से पहले जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है, मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बैक इन 70s जब मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो आजकल बहुत बड़े पाकिस्तान के मायानाज सियासतदान हैं। मैं उनका अगर नाम का कोई भी हिस्सा लूँ तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा, लेकिन ये बात जो मैं कहने वाला हूँ चूँकि ज़ाती है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता। और वो ये है कि मैं एक मरतबा जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, मैं वहाँ पर गया और वहाँ मैंने देखा कि उनके वालिद साहब आए हुए थे और वो बस रुखसत ही कर रहे थे। हमने भी उन्हें सलाम किया और उनके वालिद साहब ने हमें वैसे ही प्यार किया जिस तरह उन्होंने अपने बेटे से प्यार किया था। जब वालिद साहब चले गए तो मैंने उनसे पूछा कि अब्बा जान तशरीफ़ लाए थे, क्या क्या चीज़ें दे गए? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा जी ये चॉकलेट्स का डब्बा है, ये अब्बा जी मुझे दे गए, ये बिस्कुट्स दे गए, ये कुछ पैसे दे गए। उनके नज़दीक मैं आज भी 12 साल का बच्चा हूँ, हालांकि मेरी उम्र 27 साल है, और मेरा बाप ये समझता है कि मुझे अभी भी चॉकलेट की ज़रूरत है। उसे नहीं पता कि 27 साल के बच्चे को शादी की ज़रूरत है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि मैं 1 करोड़ जो किसान है उसके अंदर 1000 ट्रैक्टर तकसीम कर देंगे, हम उसमें इतने लेज़र लेवलर दे देंगे, हम उनको ये दे देंगे, हम उनको ये दे देंगे। लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ नहीं आ रही है जो असल बुनियाद है, जो किसान की इस वक्त ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कीमत बताए कि किस कीमत पर गंदम की ख़रीद होगी और कितनी गंदम ख़रीदी जाएगी। अगर ये नहीं होगा, जो अभी तक नहीं हुआ, तो आज की रिपोर्ट ये है कि 80% फार्मर ने गंदम लगाई है। तो मैं गवर्नमेंट को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लॉलीपॉप देने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसान बेवकूफ़ नहीं है, किसान समझ रहा है कि किस मीटर बैंड से बात कर रहे हैं। ये इस किस्म की चीज़ें करके शायद किसानों को मुतमईन कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएं। ये वाला मामला नहीं है, फैसला उसका इसी बात पर होगा कि किसान को एट द एंड ऑफ द डे गंदम की कीमत कितनी मिलेगी। तो जनाब, इस नोट के साथ मैं गुजारिश करूँगा जनाब आसिफ सद्दू साहब से। आसिफ सद्दू साहब डायरेक्टर टेक्निकल हैं एक बड़ी कंपनी के, और मैकेनाइजेशन राइस के अंदर और गंदम में इनका बहुत बड़ा शोबा है, और उसमें ये बड़े भरपूर तरीके से ये काम कर रहे हैं। अक्सर व पेशतर ये मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पे होते हैं। आज मेरे काबू आ गए और मैं इनको आपके सामने ले आया। आसिफ साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने हमें तस्वीर भेजी और उन्होंने कहा है कि जी हमारी गंदम की जो जर्मिनेशन है वैसी नहीं हुई, कहीं 50% हुई है, कहीं 40% हुई है, और अब हम क्या करें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये गंदम की जर्मिनेशन ना होने की क्या वजूहात हो सकती हैं और अब उनको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच आप साहब, आपने बड़ा डिटेल मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बेसिकली एग्री मैकेनाइजेशन और यही मेरा सब्जेक्ट है,
उसके साथ साथ क्योंकि फार्मर से इंटरेक्शन रहता है, तो हम फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह आपने बात की आजकल गंदम के उगाव को लेके जो मसाइल हमारे किसान को दरपेश हैं, लोगों ने गंदम, हमारे ज़मींदार ने काश्त की, बट अभी सबसे बड़ा मसला जो देखने में आ रहा है, गंदम का उगाव बहुत कम है। उसकी जो वजूहात हो सकती हैं, मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह है कि लास्ट सीज़न में जो हमारे ज़मींदार को उसकी गंदम जो है ऐसे रुलती रही, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे दरबदर रहा हमारा किसान अपनी गंदम को लेके, उसको वो रेट नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। तो उस वजह से इस दफ़ा हमारा फार्मर्स ना उसकी वो परचेज़ पावर थी कि वो गंदम का बीज, अच्छा बीज परचेज़ कर सके और उसको इस्तेमाल करे। तो सबसे बड़ी वजह यही बनी कि हमारे किसान ने वही नाकस बीज या जो पड़ा हुआ था कई सालों से वही यूज़ किया, जिसने उसकी जर्मिनेशन को, गंदम के उगाव को मुतासिर किया। बट उसके साथ साथ हमारी जो बाकी प्रैक्टिस हैं, हमारी ज़मीन का और हमारे वत्तर का जो प्रॉब्लम है, उसको हमारा ज़मींदार उस तरह से नहीं देख रहा होता। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल इस तरह है कि वत्तर कंडीशन में, क्योंकि हमने गंदम की जो सोइंग है, कुछ लोगों ने जो राइस के वर्ड में हमारी काश्त की गंदम, उसमें तो वत्तर खैर बेहतर होता है, बट बाकी जो फसलें हैं उनके बाद जब आप गंदम काश्त करते हैं तो गंदम के लिए वत्तर का ऑप्टिमम या बेहतरीन होना ये बड़ा ज़रूरी है। तो सीड की क्वालिटी सबसे बड़ी वजह कि सीड अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारा उगाव मुतासर हुआ। उसके बाद वत्तर की कमी जो है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अभी जो हमारे किसान हैं जिन्होंने गंदम काश्त की, वो डेफिनेटली इस फेज़ तक पहुंचे होंगे कि वो पहले पानी की तैयारी में होंगे। कुछ ज़मींदारों ने पहला पानी लगा भी दिया होगा। तो उसमें कोई भी वजह जो आप समझते हैं कि डेफिनेटली अगर आपने गंदम के, आप ज़मींदार हैं, आप फसलें उगाते हैं और समझते हैं, तो आप अपनी पहले तो वजह तलाश करें कि असल वजह, असल प्रॉब्लम कहाँ हुआ। गंदम की क्वालिटी, जो बीज की क्वालिटी थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया। आप समझते हैं कि आपकी ज़मीन में जिसमें आपने गंदम काश्त की, वत्तर कम था। बाज़ दफ़ा होता है कि पूरे एकड़ में, 1 एकड़ की मैं बात करूं तो पूरे प्लाट में जो है उस तरह से मसला नहीं होता। आप समझते हैं कि कोनों पे या कहीं सेंटर में या कहीं साइड पे उगाव मुतासर हुआ। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि वहाँ वत्तर की वजह से भी प्रॉब्लम आया। तो ये सारी चीज़ों को आपने जो है वो टाइमली और बड़े गौर से देखना है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल फेज़ होता है। अगर आपका उगाव पूरा नहीं होगा तो आप अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट 40 से 45 मन अगर अपना झाड़ लेना है तो उसके लिए पौधों का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। हम पहले भी जब राइस पे बात करते हैं तो हम यही बार बार बात कर रहे होते हैं कि हमारी जो प्लांट पॉपुलेशन है, तो बिल्कुल इसी तरह ही गंदम में भी पौधों का पूरा होना अच्छी प्रोडक्शन का ज़ामन है। तो हमने क्या करना है, अगर खुदा न खास्ता हमारा उगाव मुतासर है, आपने नोटिस किया, ये हमारे किसान का एक प्रॉब्लम हमारा ये भी है कि हम बाज़ दफ़ा फील्ड को रूटीन के साथ विज़िट नहीं कर रहे होते। वो चीज़ें, वो टाइम गुजर जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है कि एंड पे 15-20 मन या 25 मन, तो उससे तो खर्चे भी पूरे नहीं होते। अगर आपने एनालाइज़ कर लिया या आपने तज्ज़िया किया कि मेरे प्लॉट में या मेरी ज़मीन में जो मैंने गंदम काश्त की, उगाव कम है, फिर उसकी रेशो देख लें कि कितना कम है। अगर आप समझते हैं कि 50% उगाव हुआ है और 50% उगाव नहीं हुआ, तो आपने उसमें दोबारा जो सीड हमने डालना है, उसकी एक ही सूरत है ना उगाव को। जो बीज नहीं उगा वहाँ हमने दोबारा बीज डालना है, और कितना डालना है वो डिपेंड करता है कि वहाँ उगाव कितना मुतासर है। तो हमने सर इसमें जो है वो, अगर तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा, आप समझते हैं कि आपने देखा कि मेरे एकड़ में जो है वो 50% उगाव मुतासर हुआ, तो हम नॉर्मली 40 से 50 किलो बीज हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने 50% उगाव मुतासर पे 20 किलो बीज जो है उसको दोबारा, पर उसमें करना ये है कि आपने, क्योंकि पानी की प्रैक्टिस जो पहला पानी लगाने की है वो हम 20 से 25 दिन में नॉर्मली लगा रहे होते हैं, तो आपने उस पानी को थोड़ा अर्ली करके आप 20-25 की बजाय उसे 15 दिन पे कर लें। 15 दिन पे एक पतला पानी लगाएं, ऐसा पानी नहीं लगाना है कि जो उगे हुए हैं वो भी गए। तो आपने एक पतला पानी दे के उसके बाद आपने जो है वो 20 किलो बीज आपने सेलेक्ट किया और उसको आपने भिगोना है। बीज को भिगोना है आपने 10 से 12 घंटे, आप बीज को भिगो लें और उसके बाद वही बीज जो है तो उस एकड़ में आप उसको दोबारा से छटा करें। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस छटे की है, अगर आपने ड्रिल से या सुपर सीडर से पहले काश्त की है तो अभी डेफिनेटली आपने छटा ही करना है। तो उससे होगा ये कि जो आपका प्रॉब्लम आया उगाव का और जो प्लांट नहीं उग सके हैं, इंशाल्लाह वो उसमें आपका कंपनसेट हो सकता है। जज़ाकल्लाह कद्दू साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने बड़े नाइस अंदाज के अंदर आपने बताया है कि 30% है, 40% है, 50% है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसमें
बीज डालना है, लेकिन बीज को पहले भिगोकर जी 10-15 घंटे पहले बीज को भिगोकर बिल्कुल फिर आपने जिस तरह हम गप के अंदर करते हैं गप शट के अंदर तो उस तरीके से आपने इसको उगाना है। बिल्कुल अब मेरा सवाल ये है कि चूंकि गवर्नमेंट ने कीमत मुकर्रर नहीं की है कि जो किसान को चाहिए, तो वो जज्बा जो आपने बताया है कि उसने महंगा बीज खरीदने की बजाय जो कुछ उसको अवेलेबल हुआ जी बिल्कुल उसने वो लगा दिया। तो अब ये गंदम जो अब लगी हुई है, जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती तो ये ज़हनी कैफियत तो ये रहेगी जी कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं, मैं लगाऊं या ना लगाऊं। अब लगाऊं या ना लगाऊं का मतलब ये है कि वो जो जज्बा पिछले साल था कि अगर आपने कहा कि 1 बोरी डीएपी की डाल दी, उसने 1.5 बोरी डीएपी की डाली। बिल्कुल ऐसा ही है आपने कहा कि आपने 3 बोरी यूरिया की डालनी है, उसने 3.5 बोरी डाली। उसके नतीजे के अंदर वो पैदावार भी भरपूर होगी। बिल्कुल बहुत अब वो मोराल जो है उसका डाउन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या तजवीज़ करते हैं कि वो अपने एकड़ों को किस तरह तकसीम करे कि जहाँ उसको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमेशा आती है बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रही है, और जहाँ पैदावार हमेशा माठी आती है उसको उस तरीके से ट्रीट करना है। बिल्कुल उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सर बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि हम नॉर्मली ऐसा कर नहीं रहे होते। हमने जो है वो गधा घोड़ा बराबर रखा होता है जिससे एवेंचुअली हमें नुकसान होता है। तो हमने कैटेगराइज कर लेना है अपने सारे फील्ड को कि मेरा ये प्लाट बेहतर है, ये थोड़ा मतलब इसमें कमज़ोर है प्रोडक्शन देने में। तो उसमें होगा ये कि आपको पता है कि मेरा ये जो फील्ड है, ये मेरा जो खेत है, इसमें पोटेंशियल है कि ये मुझे 60 मन भी देगा अगर इस पर मैं मेहनत कर लूँ। तो बेहतर ये है कि आप उस पर अगर आपने एक डीएपी या आपने हर पानी पे मतलब आपने 3 यूरिया पर एकड़ इस्तेमाल करने हैं और पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है, तो आप अपने फील्ड को पहले कैटेगराइज कर लें। जो बेहतर प्लाट है जिसमें आप समझते हैं कि हमेशा अच्छी पैदावार आती है, जिस पे आप मेहनत करें तो वो 60 मन पे भी जाएगा, उसमें आप भरपूर मेहनत करें। ऐसा नहीं है बाकी को भूल जाना है, उस पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। बट उसके साथ करें ये, लास्ट टाइम बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारी पैदावार बहुत अच्छी रही और बड़ी तरीकी पैदावार रही। बट तो हुआ ये कि वो हमें रेट नहीं मिला और किसान बड़ा बुरी तरह उसमें पिटा, मैं तो ये कहूँगा। तो उसमें आपने फसलों को, अपने खेत को कैटेगराइज करने के बाद आपने उस खेत पे ज़्यादा मेहनत करनी है, उस पर आपने हर सूरत मेहनत करनी है। अभी स्पोर्ट प्राइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द अनाउंस होगी क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है। अभी आप ट्रैक्टरों का, लेज़र लेवलर्स का और सारे आप जान से दें, बट उसके साथ साथ हमें सबसे पहले जो हमारे ज़िम्मेदार को चाहिए वो स्पोर्ट प्राइस है। जब तक वो अनाउंस नहीं होगी डेफिनेटली हम डिस्करेज होंगे और हमारा मुराल उस तरह हम नहीं करेंगे जिस तरह हम करना चाहते हैं, जिस तरह हम कर सकते हैं। तो कैटेगराइज करने के बाद उस फील्ड पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, जो खेत अच्छा है। और बाकी के साथ उसमें आप हमारा किसान सर, हम जिस तरह हम सुरगाब की बार बार बात करते रहते हैं, हम एनपीके की बात करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी पैदावार के लिए, गंदम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हमने सुरगाब और एनपीके का जो स्प्रे है उसे बिल्कुल गंदम में नहीं भूलना है, जिससे आपके टिलर्स बढ़ेंगे, जिससे आपका जो पौधा है वो उगाव का जो मसला हमने पीछे हल कर लिया। पर उसके बाद जो आपने पीछे चटा देना है उसकी जो ग्रोथ है उसको भरपूर पहले वाले उगाव के साथ आपने मिलाने के लिए सुरगाव और एनपीके के स्प्रे को नहीं भूलना है। तो इंशाल्लाह इससे जो है कैटेगराइज करने से, आप उन प्लॉट्स पे ज़्यादा मेहनत करने से आपका प्रोडक्शन जो है वो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। तो ये हम पहले डिस्कस कर रहे थे आपसे, और आपने कहा था कि हम अपने ज़मीनों को 3 हिस्सों में तकसीम करें। जी 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 और ये मैं चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा मैं इसकी तस्दीक चाहता हूँ जी जी कि जो हमने आधा घंटे पहले डिस्कस किया, आप अभी तक उस पर खड़े हैं या नहीं खड़े? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक तो आपने मुझे बताया था कि एक कैटेगरी तो वो है जो 40 मन से हमेशा ज़्यादा देती, जी जी उसमें तो आपने 1 बोरी डीएपी देनी है बिल्कुल। और आपने आधी बोरी पोटाश की बीआई के वक्त बताया था। और फिर आपने बताया कि पहले पानी के साथ, दूसरे पानी के साथ और तीसरे पानी के साथ आपने यूरिया 1 बोरी यूरिया, और आखिरी के साथ आपने आधी बोरी पोटाश की फिर बताई थी। बिल्कुल क्योंकि पहले आपने आधी बोरी पोटाश की बताई बिल्कुल। और दरमियान में आपने बताया था कि 35 और 50 दिन पर सुरगाब और एनपीके का स्प्रे कर। ज़रूरी है ये उसके लिए है जो जहाँ 40 मन से ज़्यादा हमेशा पैदावार आती रही है, ताकि आपकी पैदावार 60 मन 70 मन तक पहुँचे। बिल्कुल। दूसरा ग्रुप आपने मुझे बताया था जो 25 और 40 के दरमियान में, जी जी और वहाँ आपने मुझे बताया था 1 बोरी डीएपी की देनी है और एक पानी के वक्त जो है आपने नाइट्रोफास की बोरी
और आधी बोरी यूरिया। बिल्कुल और फिर आपने बताया था कि पहले पोटाश देने के बजाय आखिर में पोटाश दे दी जाए, ज़्यादा और NPK का स्प्रे जो है वो उसके ऊपर आप जारी रखें और 2 मरतबा उसमें सुरगाब शामिल करें। ये इससे ये होगा कि आपकी पैदावार जो है वो अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी आती तो आपका नुकसान नहीं होगा, आप फिर भी फ़ायदे में रहेंगे। और तीसरी कैटेगरी जो आपने बताई थी वो ये बताई थी कि जहाँ 20 मन से कम आती है, बेहतर है उस जगह को खाली छोड़ दें और वहाँ पर कुछ आप अमेंडमेंट्स डालें, कोई चीज़ ऐसी उगाएं ताकि आगे आइंदा आने वाली फसल जो है वो तेलदार अजनास हैं, बिल्कुल उसके अंदर मकई चारा जात के लिए है, कोई और चीज़ उसमें उगाई जा सकती है और उस ज़मीन की बेहतरी के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। कुछ आपने इसमें ऐड करना है? बिल्कुल सर, ये जो आपने बात जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि जिस फील्ड में आप समझते हैं, जिस प्लाट में हमारी पैदावार कभी 15-20 मन से ऊपर नहीं गई है, तो वहाँ मेरा ख्याल है कि बीज और बाकी हमारे अखराजात, ज़मीन की तैयारी, उसमें अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करने के बजाय हमें शिफ्ट होना है। बाकी तेलदार अजनास पे हमारी मक्की है, चारे के लिए गाचा जिसको हमारा ज़िम्मेदार बोलता है, उस पे शिफ्ट होने का फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारा वो ख़र्चा जो सारा हमने करना है उस पर वो बचेगा और उस पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बजाय जो हमें एवेंचुअली आउटपुट मिलेगा कि हमारी वो जो ज़मीन है, अगर हम जंतर या बाकी प्रैक्टिस पे जाते हैं तो वो बेहतर हो जाएगी मज़ीद। तो वो ग्रीन मैन्योर समझ लें कि उसको आप इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ इनकम भी आ सकती है। और इनकम इस सूरत में कि आपका ख़र्चा जो है वो गंदम से माइट भी आधा होगा, बट आपको उससे पैदावार मिलेगी चारे की सूरत में, आपकी तेलदार अजनास की शक्ल में। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके अलावा भी कोई चीज़ रह गई है? अच्छा सर, क्योंकि जिस तरह मैंने बात की कि हमने थोड़ा सा इस प्रोग्राम को लेट किया, मैं अभी भी हमारे किसान को चाहिए कि हम एनालाइज करते रहें अपने प्लॉट्स को। जिस तरह हमने ग्रुप्स की बात की, तो जिस तरह हमने कहा कि आप प्लाट बना लें जो आपका 40 से 60 तक जाता है, जो आपका 30 से 40-45 तक है, जो 20 से नीचे है, ये हम तभी कर सकेंगे जब हमने पूरी तरह उसका तज्ज़िया किया है कि मेरा कौन सा फील्ड बेहतर है, कौन सा उसके बाद है। ग्रेडिंग हम तभी करेंगे जब हमें पूरा पता हो अपने फील्ड का, तो इसको साथ साथ हमें देखना है। मैं एक बात करना चाहूँगा, जिस तरह अभी पराली को लेके और उसकी ख़ास कर उसको जलाने के हवाले से जो काफ़ी सारी इस दफ़ा भी सख्ती की गवर्नमेंट ने, और क्लाइमेट चेंज को लेके हम जो अपना फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो पाबंदियां हैं, जिस पे पर्चे और बाकी मामलात हुए, उसके लिए फॉर द नेक्स्ट मैं यही कहूँगा कि हमारे किसान को चाहिए, अभी जो सारे हमारे एग्री के लोग हैं वो हम ये कह रहे हैं कि ये 2025 से लेके और जो 30 ये 5 साल जो हैं, हम सर इनको आजकल मैकेनाइजेशन ईयर्स कह रहे हैं। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये हमारे जो 5 साल हैं, इंशाल्लाह ये मैकेनाइजेशन ईयर्स हैं। हमारा किसान अभी भरपूर तावन कर रहा है, वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है। अभी सुपर सीडर, ड्रिल, हमारा मल्चर, श्रेडर, ये चीज़ें अभी अडॉप्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और इसके साथ जो हमने पराली को हमने कैसे टैकल करना है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उस पर पहले भी आपने बारहा सुना कि हमने उसको, एक तो हमारे पास सादा सा तरीका है कि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर दें, श्रेडर को यूज़ करें, या फिर मल्चर जिस तरह आप देखते हैं कि लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं। सुपर सीडर बड़ा बेहतरीन हल है, अगर आपने मल्चर इस्तेमाल किया तो उसके बाद आप ड्रिल चला सकते हैं। तो उसके साथ साथ बेलर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बायोमास हो सकता है, आपके चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। तो बेलर जो है, ये मैं समझता हूँ इन सारे मेथड्स में से सबसे अच्छा तरीका हो सकता है आपकी पराली की मैनेजमेंट का। बेलर से आप उसकी बेलिंग करें, आप उसको अपने उसके लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल करें, या फिर उसको आप बेच सकते हैं। अभी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बायोमास के प्लांट लगा रही हैं, जहाँ वो इससे एनर्जी हासिल करें या मुख्तलिफ अपने बर्निंग के प्रोसेस में इस्तेमाल करें, तो इससे आप रेवेन्यू ले सकते हैं। पराली आई थिंक लास्ट टाइम भी कोई ये 400 से 500 रुपये पर मन बिकी है। तो अगर हम इसको बेलर की सूरत में कर लें तो उससे भी हमारा ज़िम्मेदार कुछ ना कुछ, और ये एक अच्छी खासी सर पर एकड़, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो 50 मन अगर आपकी मुंजी निकली है, तो इसका मतलब है वहाँ से पराली 150 मन निकलेगी। एग्जैक्टली। तो ये 150 मन जो है सर, ये अच्छी खासी अमाउंट हमारे फार्मर को इस शक्ल में को 8-10 हज़ार रुपये 15,000 मिल सकते हैं। देखिए अब ये हमारी बहस थोड़ी सी दूसरी तरफ चल पड़ी है, तो मैं इसमें लाजमी तौर पर मैं चाहूँगा कि मेरे सुनने वालों को आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हो। असल इस वक्त किसान की जान कड़की में फंसी होती है।
एक तरफ तो महकमा ज़राअत वालों ने कहा होता है कि 15 नवंबर से पहले जो लगाएगा उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। जी जी दूसरी तरफ उसकी जो पराली है वो सर पर पड़ी हुई है और वो मरता क्या ना करता कि मैं खुद लास्ट फ्राइडे को मैं जा रहा था और मैंने देखा कि जो ही मैं पिंडी भटिया के करीब मोटरवे की तरफ से गुजर रहा था जी जी तो मैंने दाएं भी और बाएं भी आग लगते देखा है। तो मुझे नहीं पता चला कि वो गवर्नमेंट की सख्ती कहाँ थी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर नहीं थे। अगर लोगों को पता होता है कि यहाँ पर लोग मिल जाते हैं, ये बिल्कुल मिल जाते हैं, बिल्कुल शायद अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे। बिल्कुल 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 ये आपने बिल्कुल सही बात की सर, क्योंकि अभी हमारा ज़िम्मेदार कैपेसिटी परचेजिंग पावर तो बिल्कुल हमारी खुडे लाइन लगा दी। लास्ट वीक में अच्छा प्रोडक्शन मिला तो रेट ना मिला, और जो मुंजी के साथ सर हुआ बहुत सारे हमारे फार्मर्स के साथ के उस तरह पॉलिनेशन पे हीट स्ट्रोक आया और हमारी पैदावार मुतासर हुई। 6 फसलें हैं जो हमारी मुतासिर हुई हैं पिछले साल। जी सर उसमें गंदम भी शामिल है, बिल्कुल। गंदम तो खैर कम शामिल है, रेट की वजह उसमें राइस शामिल है, उसमें मकई, मकई शामिल है। उसमें सोयाबीन भी शामिल है, उसमें कपास भी शामिल है। यानी कि ये असल हीट वेव की वजह से है जी जी और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। तो लिहाजा मेरी गुजारिश इस वक्त ये है कि मैं अपने भाइयों से ये कहूँ कि ये तमाम तर जो हमारे यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि आपने इतना पोटाश डालना है, इतना फास्फोरस डालना है, इतना यूरिया डालना है, सुरगाब डालना है, ये सारा कुछ करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से भी आपने निगाह रखनी है बिल्कुल और दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह ताला, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही है। और मुझे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो किसान लीडर हैं वो भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। जी जी अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो मुझे बता रहे अरे उनको चाहिए कि थोड़ा सा मुतर्रिक हो। कुछ वो मुतारिक हो ताकि इन लोगों को पता चले कि ये वो जब तक लोग सामने अपनी बात को न रखें तो इनको सुनाई भी नहीं देता, इसलिए कि ये लोग व्यापारी हैं। ये बिल्कुल सर आपने व्यापारी हैं, इनको तो ये पता नहीं है कि चीज़ की उगाई के ऊपर कितने पैसे खर्च होंगे। इनको तो ये पता है कि मैंने इतने की चीज़ खरीदी है, इतने की चीज़ बेची है। तो लिहाजा जब तक ये हमारे किसान लीडर इस मसले को नहीं उठाएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमारी फसल भी बेहतर हो, हमने जितने पैसे लगाए हैं उसमें अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। और इन मुसीबतों से जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आ रही हैं या जिनका खौफ है, अल्लाह ताला हमारे किसान भाइयों को बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।